तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रियांशु और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी 2.2। तो दोस्तों, यह पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ा है, जिसमें द्रव्य वर्गीकरण दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। तो जिसमें हमने भौतिक वर्गीकरण फर्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर जो लिंक आ रहा है उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हम रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो कि सेकंड है, द्रव का सेकंड भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रव्य, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, इसमें डायरेक्ट लिख दिया है रासायनिक वर्गीकरण, क्योंकि हमको रासायनिक वर्गीकरण इस पार्ट में पढ़ना है। तो रासायनिक वर्गीकरण दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला है शुद्ध पदार्थ, जिसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और दूसरा है मिश्रण, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। जो हमारा शुद्ध पदार्थ है वह दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला है तत्व, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है यौगिक, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार मिश्रण, मिश्रण भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। समांगी मिश्रण, जिसे हम होमोजीनियस कहते हैं, और एक विषमांगी मिश्रण, जिसे हेट्रोजीनियस कहते हैं, है ना। तो हमारा जो यौगिक है, मतलब जो शुद्ध पदार्थ में हमको प्राप्त हो रहा है तत्व और यौगिक, जिसमें यौगिक कंपाउंड दो और भागों में विभाजित होता है। एक अकार्बनिक यौगिक, जिसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं इंग्लिश में, और एक कार्बनिक यौगिक, जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ, है ना। तो किसी द्रव्य में, मतलब द्रव्य मतलब हो गया हमारा गैस, द्रव और ठोस। ठीक है। उसमें मौजूद, द्रव में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। मतलब द्रव्य, कोई द्रव्य है, जैसे कि हम मान के ले लेते हैं शक्कर। शक्कर में सभी कण एक समान होते हैं। जैसे कि अगर उसके हर एक कण को देखोगे तो वो मीठा रहेगा, उसकी रासायनिक प्रकृति भी समान होगी और उसके सभी गुणधर्म भी समान होंगे। तो ठीक है, सेकंड देखते हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। और जो शुद्ध पदार्थ होता है वह एक ही प्रकार के अणु या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वो एक ही प्रकार का होना चाहिए, अलग अलग हुआ तो वह नहीं होगा। ठीक है। शुद्ध पदार्थों को उनके रासायनिक प्रकृति के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं सोना, चांदी, सोडियम क्लोराइड। शुद्ध पदार्थ दो भागों में विभाजित होता है, तत्व और यौगिक। तो तत्व शुद्ध पदार्थ का एक भाग है, तो तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तत्व किसी शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे सामान्य भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा ना तोड़ा जा सकता है और ना ही इसे सरल पदार्थों से बनाया जा सकता है। मतलब कोई भी भौतिक या रासायनिक विधियां होती है, उसके द्वारा ना ही इसे तोड़ा जा सकता है, ना ही कोई सरल पदार्थ, मतलब कोई किसी अन्य पदार्थ से ऐसे तत्वों को बनाया जा सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन। एग्जाम्पल के लिए तत्वों के प्रकार तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है धातु, अधातु और उपधातु। तो हम ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला धातु, ये ठोस व कठोर होते हैं। ये इनमें एक बंध पाया जाता है जिसे का नाम है धात्विक बंध। इसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो जो धात्विक बंध होता है उसके कारण ये कठोर होते हैं। ठीक है। इसमें पारा अपवाद होता है। जो पारा होता है, आप इसे थर्मामीटर में देख सकते हैं। थर्मामीटर में जो लाल कलर का द्रव होता है उसे ही पारा कहते हैं। जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, वह कमरे के ताप में द्रव अवस्था में होता है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। मैंने पहले बताया, इसमें एक धात्विक बंध होता है जिसके कारण इसके परमाणु एक दूसरे से एकदम अधिक दृढ़ता से जुड़े होते हैं, इसलिए यह कठोर होता है। और यह विद्युत का सुचालक होता है, मतलब यह इसमें विद्युत प्रभावित हो सकती है। ठीक है। और यह तननशील होता है, मतलब इसे पीट के चादर की भांति किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए चांदी और सोना। ठीक। इसके बाद जो चांदी होता है अधिक विद्युत का सुचालक होता है। अब चलते हैं अधातु में। तो अब सेकंड अधातुएं ये धातु के विपरीत गुणों वाले तत्व होते हैं। मतलब
जो धातु होते हैं उसके जितने भी गुण हैं उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे कि वो विद्युत के सुचालक है, वह यह विद्युत के कुचालक होगा, तननशील है यह तननशील नहीं होगा। ऐसे ही जस्ट धातु के यह विपरीत होते हैं। ठीक है, ये द्रव तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। मतलब कि द्रव जैसे कि ठोस, गैस और द्रव, ये तीनों अवस्था में पाई जाएगी, है ना। इसमें कोई चमक नहीं होती, मतलब इसमें कोई इसकी चमक नहीं होती। ठीक है, यह विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब कि इसमें विद्युत प्रभावित नहीं हो सकती। ठीक है, ग्रेफाइट एक अपवाद है। ग्रेफाइट आप पेंसिल की जो नोक आती है उससे समझ सकते हैं। ग्रेफाइट एक इसका अपवाद है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब आते हैं हम उपधातु में, तीसरे नंबर के। ठीक है, ये वे तत्व है जो धातु व अधातु दोनों के उभय निष्ठ गुण रखते हैं। मतलब यह धातु के भी गुण रखेंगे और अधातु के गुण रखेंगे, दोनों गुणों को यह रखते हैं। ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में हम मिलते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, एंटीमनी। अब हम शुद्ध पदार्थ का सेकंड भाग देंगे, क्योंकि दो भागों में विभाजित हुआ था। एक भाग हमारा शुद्ध पदार्थ था और दूसरा यौगिक। तो हम अब यौगिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु संयोजित होते हैं, जब भिन्न तत्व, ये भिन्न तत्व है, दो भिन्न तत्व है, इनके दो या दो से अधिक, मतलब इनके अंदर दो या दो से अधिक परमाणु, मतलब मान लो इसमें से दो परमाणु और इसमें से तीन परमाणु आपस में मिलकर यौगिक का एक अणु प्राप्त करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देख सकते हैं जल और अमोनिया। जल में क्या होता है, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर हमें वाटर प्राप्त होता है। ठीक है, अमोनिया में भी N एक हो गया और जो हाइड्रोजन है वो तीन होते हैं, जिससे तीनों मिलकर एक अणु बनते हैं, यौगिक का एक अणु बनते हैं। ठीक है, यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक ये वे यौगिक होते हैं जो पादप एवं जंतुओं में उपस्थित होते हैं। मतलब ये पादप और जंतु में उपस्थित होते हैं। इसमें कार्बन इसके मूल अवयव होते हैं। जो कार्बन होता है इसके मूल अवयव, मतलब हर उसमें जिसमें कार्बन पाया जाता है वह कार्बनिक यौगिक होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तेल और वसा। ठीक है, अब आते हैं हम अकार्बनिक यौगिक में। ये वे यौगिक होते हैं, मतलब ये वे यौगिक है जो चट्टानों एवं खनिज जैसे निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ऐसे स्रोत जो निर्जीव हो उससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं साधारण नमक, जो कि जैसे कि हम सेंधा नमक जो घर में यूज़ होता है उसे हम चट्टानों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, वैसे संगमरमर का पत्थर, ताजमहल से हम इस संगमरमर इसे हम ताजमहल के पत्थरों से समझ सकते हैं, जो कि संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। तो ये भी पहाड़ों से प्राप्त होता है, जो कि एक निर्जीव स्रोत है। तो साधारण नमक और संगमरमर दोनों ही निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मिश्रण। रासायनिक वर्गीकरण में हमने दो पार्ट में रासायनिक वर्गीकरण को डिवाइड किया था। फर्स्ट में शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। तो हमने शुद्ध पदार्थ देख चुके हैं, अब पढ़ेंगे मिश्रण। ठीक है, मिश्रण तत्व एवं यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं। हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ दो भागों में विभाजित होता है, एक तत्व है और दूसरा यौगिक। तो इसमें यही लिखा है कि तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, ऐसे दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। ऐसे ही दो या दो से अधिक मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए। दो पदार्थ होगा तब मिश्रण होता है, एक पदार्थ होगा तो मिश्रण नहीं होगा, क्योंकि दो पदार्थ को अगर कंबाइन करेंगे तब जाके हमारा मिश्रण बनता है। इसलिए इसमें दो पदार्थ होना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को जो आपस में रासायनिक संयोग नहीं करते, किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ तो कंपलसरी रहेगा। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को जो आपस में
रासायनिक संयोग नहीं करते। मतलब रासायनिक संयोग नहीं करते, इसका कहने का अर्थ है कि वो दो पदार्थ, उनके जो अगर उन दोनों पदार्थों को मिलाएंगे तो उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह जैसे थे वह वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अगर वो घुल भी जा रहे हैं तब भी वह जैसे थे पहले वैसे ही होंगे। किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ, मतलब उसको किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो उससे प्राप्त जो पदार्थ हमें प्राप्त होगा मिश्रण कहते हैं। ठीक है, वही मिश्रण कहलाता है, प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम वायु को ले सकते हैं, क्योंकि वायु में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अब मिश्रण मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो अब हम समांगी मिश्रण पढ़ेंगे। तो समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में इस प्रकार मिले हो, मतलब दो घटक है, मतलब दो पदार्थ है, इस प्रकार मिले हो कि पूरी मिश्रण समरूप हो। मतलब अगर कोई पदार्थ, जैसे हम मान सकते हैं पानी और शक्कर या नमक, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, आपको जो मानना है आपकी इच्छा उसे मान सकते हैं। तो हम मान रहे हैं शक्कर मतलब चीनी। ठीक है, अगर पानी में शक्कर को अच्छी तरह से घोल दें, अब हम अगर पानी को देखें तो शक्कर पानी में पूरी तरह घुल जाता है, जिसे शक्कर दिखाई नहीं देता है। यही समरूप है। मतलब समरूप को आप गणित के उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि दो समान दिखने वाले पदार्थ, मतलब समान पदार्थ, दो समान वस्तु एक दूसरे के आमने सामने रखा होता है तो वह जो दूसरा वस्तु है जो पीछे रहता है वह नहीं दिखता, मतलब सामने वाला वस्तु दिखता है और पीछे वाला वस्तु नहीं दिखता। इसी प्रकार इसे भी समझ सकते हैं, जैसे जल में शक्कर को घोलने पर शक्कर पूरी तरह घुल जाता है, मतलब हमें पानी बस दिखता है, शक्कर नहीं दिखता, पर उसमें शक्कर होता है। ठीक है, तो यही समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि जल में चीनी का विलयन। ठीक है, जल में चीनी का विलयन एग्जाम्पल के लिए। हाँ, और एक चीज़ और है इसमें कि जो समांगी मिश्रण होता है वह विलयन होता है। ये आपको याद रखना, ये कई पेपरों में पूछा जाता है कि समांगी मिश्रण जल में चीनी का विलयन क्या है, ऐसा करके कोई प्रश्न पूछ देता है। मतलब आपको याद रखना है कि जो समांगी मिश्रण होता है वही विलयन होता है, और समांगी मिश्रण किसे कहते हैं ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है विषमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में पूरी तरह मिले नहीं होते, मतलब ऐसे पदार्थ जो पूरी तरह से उसमें मिलते ही नहीं है, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एक दूसरे से मिलते ही नहीं वो, है ना। और मिश्रण के अलग अलग भागों में घटकों का वितरण समरूप नहीं होता, मतलब वो समरूप होते नहीं, मतलब वो दिखते रहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। यही विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि जल और तेल का मिश्रण, जल में रेत का मिश्रण। जल और तेल में के मिश्रण में क्या होता है कि जल नीचे हो जाता है, नीचे तल में चला जाता है, और जो तेल है वो ऊपर की तल में चला जाता है, और यह स्पष्ट दिखाई, मतलब समरूप नहीं होते, यह स्पष्ट देखा जा सकता है।